हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपके लिए लाया हूँ पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन सेट नंबर 2, जो कि ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए साथियों, हम अपने सेट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी क्लास से जुड़े हैं, क्लास को लाइक कर दें और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम अपने क्लास को शुरुआत करते हैं और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो जो आप लोगों का राइट आंसर है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, मेरा पर्पज यही है, जो आप लोगों के क्वेश्चन के सामने आंसर लिखा गया है इसका पर्पज यही है कि देखिए दोस्तों कि इससे क्या होगा, आप लोगों को आंसर को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि आप लोग इसे देखेंगे क्या होगा, आंसर आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्त, सिर्फ इसका पर्पज यही है कि जिससे आप लोगों को ज़्यादा समस्याएं झेलने ना पड़े। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है भैया कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति और सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करता है दोस्त, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, संसद के संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और समन कौन करता है, यानी कि बुलाता कौन है। तो भैया बुलाता कौन है दोस्त, तो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हमारा, अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा। ठीक है दोस्त, क्या कह रहा है भैया, अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र और उच्चतम न्यायालय। तो संसद का संयुक्त सत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कहता है भाई कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो संसद के बारे में आप लोगों को कथन दिया गया है, अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है और ऑप्शन बी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता और सी ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही नहीं है कह रहा है, तो जो आप लोगों का लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुकिए जरा, हम मैं इसका जो है पेन जो है दूसरी यूज कर लूँ। ठीक है, पेन जो है थोड़ा दूसरी यूज कर लेते हैं, थोड़ा मोटी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके बाद पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवें नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक, यानी कि कोरम को। देखिए आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि संसद के लिए जो वैधानिक चैम्बर यानी कि मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, तो 1/10 भाग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, यानी कि ऑप्शन एक आप लोगों को सही हो जाएगा। चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ऑप्शन सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन ले सकता है। तो संसदों के वेतन का निर्णय कौन लेता है भैया, ऑप्शन ए यानी कि संसद यानी कि पार्लियामेंट क्या करता है भैया, संसदों के वेतन का निर्णय करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि
निम्नलिखित विधायकों में से किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है? तो भैया क्या होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो क्या होगा, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है साधारण विधेयक, धन विधेयक, और सी वित्त विधेयक, और डी संविधान संशोधन विधेयक। तो डी इज द आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? तो भारतीय संसद की संयुक्त बैठक जो किसके संबंध में होती है? ऑप्शन देखेंगे इसके लिए दोस्तों प्यारे साथी, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, उसके बाद वित्त विधेयक, और सी ऑप्शन साधारण विधेयक, और डी ऑप्शन हो गया भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिए जो ज्वाइंट सिटिंग दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बैठाई जाती है वो किसके संबंध में बैठाई जाती है भैया? वो बैठा जाती है साधारण विधेयक की। ठीक है प्यारे साथी, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। और 9वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक वर्ष में कितनी बार, मिनिमम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो भैया एक वर्ष में जो संसद की बैठक होनी चाहिए वो केवल और केवल कितनी बार होनी चाहिए भैया? मिनिमम जो है 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि संविधान का एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान का एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, 10वीं का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये क्या है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला यानी कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। और उसके बाद 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? मेरे प्यारे भाई मैं आपको रियली बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखिए, किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो देखिए संविधान का अगर अतिक्रमण हो रहा है यानी कि संविधान में जो नियम कायदे कानून बताए गए हैं अगर उसके अनुसार राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा भैया? राष्ट्रपति पर जो है संसद के सदनों द्वारा संसद के सदस्यों द्वारा क्या कर दिया जाएगा बाबू? उन पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान और आयरलैंड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया कि भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो देखिए दोस्त क्या कह रहा है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य ना देने पर। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग के लगने पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि हमने क्या बताया कि संवैधानिक कानून क्या हो जाते हैं? संविधान में जो दिए गए कानून हैं उसका जब सही तरीके से प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है तब क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लगा दिया जाएगा, और महाभियोग लगाए जाने पर क्या होगा बाबू? राष्ट्रपति को खुद ब खुद त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक कमेंट कर दीजिए भैया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? राष्ट्रपति पर बताइए महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? चलिए किसी का आंसर तो अभी आ रहा है, धीरे धीरे आंसर आ रहा है। तो किस आर्टिकल में दी गई भैया? आर्टिकल नंबर 61 में। 61 में क्या दिया गया भैया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां या ऐसे जो है नियम कानून कायदे कानून बनाए गए या बताए गए हैं। ठीक है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले 14 नंबर क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है भैया? देखिए अभी हम महाभियोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। कैसे दोस्त?
कि संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम, कि 15 क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप लगाया जाता है किसी भी सदन में अगर वो लाया जा रहा है तो कम से कम राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचित किया जाना रहता है। कितने दिन भैया? 14 दिन पहले ही सूचित किया जाना रहता है। देखिए महाभियोग यानी कि आर्टिकल 61 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए देखिए इस पीडीएफ में, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है भैया ये सब जो है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो कितने सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 मेंबर, सदन के टोटल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के टोटल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो सदन के अगर टोटल जो सदस्य हैं कम से कम उसका 2/3 मेंबर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यवधि की समाप्ति के पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन एकदम महाभियोग वाला आंसर। तो आप लोग तो तुरंत इसका आंसर देख के लगा देंगे कि महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति की कार्यावधि ना पूरा होते हुए भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम अपना। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपने चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की संवैधानिकता क्या होंगे। तो क्या होंगे? यह कृत्य अविधिमान्य होंगे या कृत्य विधिमान्य होंगे। उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या भैया ऑप्शन हो जाएगा? यह कृत्य विधिमान्य होंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है भैया? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके द्वारा कोई नामित सदस्य यानी कि उसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा कोई नामित सदस्य ही मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कोई नामित सदस्य ही उन्हें क्या कर सकता है? शपथ दिला सकता है। एक बार आप लोग ये कमेंट कीजिएगा दोस्त कि राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो किस आर्टिकल में किया गया है दोस्त, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग। तो आर्टिकल नंबर 60 में किया गया है। देखिए आप लोगों को आर्टिकल भी इसी तरह इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो भी आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाया करेंगे, ठीक है प्यारे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं भैया कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकता है। देखिए अभी हमने जस्ट जो है यही क्वेश्चन बताया कि राष्ट्रपति की जो शपथ की प्रतिज्ञा होती है वो किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 60 में है। किस में है दोस्त? आर्टिकल नंबर 60 जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो बस इसी के साथ बस आज के क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों प्यारे साथियों, यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और यह कमेंट करिए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी। तो बस चलिए आज आप लोगों से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ और मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।